रामलला आ गए। रामलला के आने के बाद नंबर किस चीज के आने का है? तो जवाब होगा राम राज के आने का। राम राज कैसे आएगा? गुड गवर्नेंस से। मोदी सरकार वादा करती है गुड गवर्नेंस का। हालांकि इंटरिम बजट पेश होने वाला है, वो 2 या 3 महीनों का खाका खींचता है, लेकिन उम्मीदें जिस तरह की हैं, माना यही जा रहा है कि ये बजट राम राज की आधारशिला रख सकता है, नींव रख सकता है। लेकिन अब उम्मीदें किस किस तरह की हैं उसको हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। रूप सिंह कुमावत जी है, राष्ट्रीय महामंत्री कुमावत समाज से। हरीश केडिया जी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं जयपुर व्यापार महासंघ जयपुर से। सुरेश सैनी जी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। पीसीसी मेंबर सुशील आसोपा जी मेरे साथ हैं। सीए महेश देवड़ा जी ट्रेजरर हैं मारवाड़ी इंटरनेशनल के। और सीए सतीश गुप्ता जी एक्स काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीएआई। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। समाज के तौर पर और एक व्यक्ति विशेष होने के नाते आप क्या कुछ इंटरिम बजट से उम्मीदें कर रहे हैं? क्योंकि इंटरिम है, हम बहुत हैवी उम्मीदें तो नहीं कर सकते। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद आभार करता हूं कि राम मंदिर की स्थापना करके और राम राज्य की पूरे भारत में पूरे विश्व में स्थापना करी। और मैं समझता हूं शायद आने वाले समय में जो एक महंगाई का एक बहुत प्रारूप चल रहा है उसको कम होगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी 100%। और साथ ही जो भारत का अंतिम नागरिक है जो को बिल्कुल गांव में रह रहा है उस तक हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसकी सुविधाएं वहां तक पहुंचेगी। और डायरेक्ट सारी सुविधाएं जो मोदी जी अभी जयपुर में कुछ समय पहले विजिट करके गए तो उन्होंने एक टूरिज्म को प्रमोट किया। और मैं हाथ शिल्प से जुड़ा हूँ, हाथ शिल्प का व्यापारी हूँ, तो हाथ शिल्प को जिस तरह से प्रमोट करा कि लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू होगी और उसके विकास से भारत का सर्वांगीण विकास होगा। हस्तशिल्प की जहां तक बात है, मेड इन इंडिया से भी हम उसको जोड़कर देखते हैं और हमने देखा कि एक स्टेप तो यही एक ग्रैंड स्टेप था कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए मैक्रो, उनको राजस्थान की हस्तनिर्मित चीजें दिखाई गई, दी भी गई। इसका भी एक मैसेज तो जाता है। हस्तशिल्प का मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे मोदी जी पूरे वर्ल्ड में ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया इसलिए ही नहीं है कि यहाँ पे प्रबुद्ध जन इंटेलिजेंट लोग हैं, यहाँ पे आर्टिजन्स और ऐसे लोग भी हैं जो क्रिएट करते हैं। किसान के बाद में अगर दुनिया में कोई व्यक्ति है जो कुछ बनाता है, सृजन करता है, तो वो हस्तशिल्पी होता है। और हस्तशिल्प की डिमांड पूरे विश्व में हमेशा रेगुलर रहती है। और सबसे बड़ा बात यह है, आप चाह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज नीति हो? सेंट्रलाइज नीति हो। हस्तशिल्प का जो ट्रेनिंग सेंटर्स जो भारत सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं बार बार कि कौशल विकास के माध्यम से हस्तशिल्प में जो गांव में दूर दराज जो बैठे हुए हस्तशिल्पी है वो क्रिएट करें, उससे वो एक्सपोर्ट होके और यहाँ का स्तर बढ़े, हस्तशिल्पी का और जनरल पब्लिक का स्तर बढ़े और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। आपने पेट्रोल डीजल की भी बात की। देखिए, पेट्रोल डीजल अगर महंगा रहता है तो बहुत सी चीजें अपने आप महंगी हो जाती हैं। अब हाल के दिनों में, बीते कुछ दिनों से कई केंद्रीय मंत्रियों ने इशारा किया कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम हो सकते हैं। इसके अलावा और भी इशारे मिले। 2 जगह से राहत मिल सकती है, सेंटर से भी राहत मिल सकती है इंटरिम बजट में, और हो सकता है स्टेट से भी राहत मिले। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें बजट से करने वाले होते हैं किसान और व्यापारी। हरीश केडिया जी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर क्या लगता है आपको कि क्या डिमांड्स हैं और इंटरिम बजट में से उनमें से कौन सी चीज आ सकती है? मुझे जितना लग रहा है कि सरकार बहुत ही लिबरल है, सरल है। सरकार चाह रही है कि आर्थिक विकास पर देश बहुत बड़ा काम करे और भारत अर्थव्यवस्था का एक बड़ा मजबूत केंद्र बने। साथ ही साथ सरकार की एक मंशा भी नज़र आ रही है कि हर व्यक्ति के पास, हर घर के पास, हर परिवार के पास पैसा हो, ताकत हो। मुझे लगता है कि आने वाले इस अंतरिम बजट में कम से कम 10 लाख रुपए तक की एक व्यक्ति को इनकम टैक्स में छूट होगी। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी विशेष स्थितियां बनती हैं। एनपीए को भी आप शामिल करते हुए बोल रहे हैं? जी, तो ये सब चीज़ों को शामिल करते हुए अगर इतनी छूट अगर सरकार देने जा रही है या देगी तो निश्चित माने कि हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, खर्च करने की भी पावर होगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होगी। सेंटर के साथ, मतलब बीजेपी सरकार को विपक्ष हमेशा से कहता रहा है कि उद्योगपतियों की सरकार है। हालांकि एक मिडिल रास्ता बजट में हर बार हमने देखा कि मोदी सरकार अपनाती है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश करना है तो एक ऐसा स्टेप जो इंटरिम बजट में आने लायक हो और आए जिससे लगता है कि इंडस्ट्रीज तालियां बजाकर स्वागत कर देगी। देखिए, जहाँ तक मैं इस बजट में देखता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार एक विंडो ऐसी बनाएगी कि जो उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको एक विंडो पर जो है जाकर के
और उद्योग और इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार प्राथमिकता देगी। और साथ ही साथ जिस तरीके के बजट के अंदर आज लोन इंडस्ट्री और उद्योग को चाहिए, उसके अंदर इतनी सुविधा देने जा रही होगी सरकार कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के इंडस्ट्री उद्योग लगाए, जिससे हमारा देश उन्नति और विकास कर सके। ठीक है, तो ये जो खिड़की है, जिस विंडो की उन्होंने बात की है, सिंगल विंडो सिस्टम काफ़ी समय से न केवल इंडस्ट्रियलिस्ट मांग रहे हैं, स्टेट्स में भी मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने ये दावा भी किया कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम अगर डिलीवर नहीं हो रहा है तो उसकी खामियों को दूर करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम को डेवलप करना जरूरी होगा। सैनी साहब, सिंगल विंडो सिस्टम एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आकर हमने देखा है, राजस्थान में ही हमने देखा है, कहने के लिए तो सिंगल विंडो सिस्टम की बात है, लेकिन वो सिंगल विंडो कभी खुलती नहीं। निश्चित तौर पर कल का जो बजट है, जय श्री राम के साथ मैं उद्बोधन कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी पूर्ण बजट कल पेश के लिए देना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात व्यापारी जगत की करूँ कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान बन कर चुकी है। काफ़ी उम्मीदें थी, व्यापारी सबसे ज़्यादा उम्मीद करता है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो जीएसटीज़ को लेके हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स उसको जाहिर करना चाहते हैं कि एक सिस्टम बनना चाहिए। आज कई वस्तुओं पे 5% है, लेकिन उसी को 12.5 और 18%, 18.5 तक कर दिया। एक तरह से व्यापारियों को राहत देने वाली बात होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि मैं टेक्सटाइल से भी ज़्यादा करता हूँ, तो जहाँ फैब्रिक्स है वो 5% है, रेडीमेड 12.5 18% है। क्यों नहीं एक ही विंडोज़ में एक ही तरह का एक सेम अपन अगर उसको टैक्स को कर दें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। बट जीएसटी सिंगल टैक्स में ही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसकी अलग अलग विंडोज को क्लोज किया जाए। यस, क्योंकि अभी जिस तरह से है, अगर एक विंडो में बना देंगे तो एक वस्तुओं का दाम पूरे स्टेट में अलग अलग स्टेट में नहीं रह पाएगा, जिससे व्यापारियों को भी फायदा होगा। जहाँ तक सवाल है महंगाई का, देखिए अगर सबसे पहले अगर सरकार को कोई काम करना चाहिए तो व्यापारी के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम निश्चित तौर पर कम करने चाहिए। कि जिस तरह से महंगाई चल रही है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम सेंट्रल गवर्नमेंट्स करती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कहीं ना कहीं करेगी। तो हमारी उम्मीद है कि इस बार का जो बजट आएगा वो लुभाने वाला होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस के पहले का ये लास्ट बजट है। और जहाँ तक व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी हर तरह से सहयोग करता है। जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, टेक्सटाइल्स हमारा भीलवाड़ा बहुत है, लेकिन उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि राजस्थान को एक विशेष दर्जा अगर मिल जाता है, क्योंकि मोदी जी का बार बार राजस्थान में आना और सब लोगों से जुड़ना और इस बार की पूरी 24 या 25 सीटें लेना, ये भी दर्शाता है कि कम से कम एक विशेष दर्जा राजस्थान को मिलना चाहिए। अगर हम बात करें सरकार पर होने वाले हमलों की, तो तार्किक हमले आज की डेट में हमने देखा है कि काफ़ी कम हो चले हैं। ऐसे में विपक्ष इसे किस नज़र से देखने वाला है? आसोपा जी, ऐसा नहीं है कि तार्किक हमले नहीं हो रहे हैं, मोदी सरकार पर हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर हम बोलें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह की कीमत है उसके हिसाब से जितना होना चाहिए, और अगर रोज़ पेट्रोल कंपनियां दाम निर्धारित कर रही हैं तो कभी तो डाउन हो, हर बार अप ही क्यों होगा? ये कुछ तार्किक हमले हैं जो मोदी सरकार पर हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष ऐसा दबाव नहीं बना पा रहा कि उस पर कुछ कदम सरकार की ओर से उठा लिए जाएं। बीते कुछ दिनों पहले जरूर उठाया गया था। अब इंटरिम बजट को भी क्या विपक्ष उसी अतार्किक चश्मे से देखने वाला है, लोक लुभावन कह के नकार देने वाला है, या फिर आपको भी उम्मीदें हैं? देखिए, पहली बात तो आपने ये कहा कि हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। उसका तो जवाब ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्थान वो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी ने ले लिया है। इसलिए कोई सुनता ही नहीं, बोलते रहो, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जनता की आवाज़, अब जैसा कि मैं पिछले लोगों से सुन रहा हूँ, उम्मीद करते हैं पेट्रोल डीजल का दाम कम हो सकता है। लेट अस होप। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट या जीडीपी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन है जो मैं समझ रहा हूँ कि पौने 10 साल से प्रधानमंत्री को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। लेकिन राजकोषीय घाटे को एक निश्चित आंकड़े के आसपास रखने का लक्ष्य लेकर अगर सरकार चल रही है तो ये तो सराहनीय कदम होता है। नहीं, मैं राजकोषीय घाटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जीडीपी। हम कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी 276 लाख करोड़ या 300 लाख करोड़ पे पहुंच गई है, तो उसी अनुपात में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और वो जो बेरोजगारी है वो क्राइम की तरफ सोसाइटी को ले जा रही है, नशे की तरफ सोसाइटी को ले जा रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले, चाहे ये इंटरिम बजट ही है, ऐसा इंडिकेशन आए कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ये सरकार क्या करने जा रही है। एक बात पेट्रोल डीजल, दूसरी बात मध्यम वर्ग जो है उसके पास सेविंग नहीं हो पा रही है। तो सेविंग नहीं हो पा रही है तो
उसके लिए इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं कई सालों से लंबी चल रहा है, वो ध्यान देने की ज़रूरत है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी चल रहा है वो चल रहा है एनपीएस का। एनपीएस में एक इनसिक्योरिटी आ रही है। अब देखिए, नहीं, मुझे लगता है ओपीएस और एनपीएस ना बहुत नहीं, वृहद मैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस नहीं बोल रहा हूँ। एनपीएस में जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, करोड़ों लोग एनपीएस में हैं, केवल सरकारी सिस्टम की बात नहीं है। तो एनपीएस के अंदर कहीं ना कहीं रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो अपने रिटायर्ड, आप कहीं चले जाइए प्राइवेट सेक्टर, क्या कांग्रेस एनपीएस को स्वीकार कर रही है? कांग्रेस एनपीएस को स्वीकार कर रही है? बात ही नहीं कर रहा, मैं तो प्राइवेट लोगों की बात कर रहा हूँ। करोड़ों लोग जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, उनकी रिटायर्ड लाइफ में क्या है? अगर एनपीएस के अंदर जाओगे तो वो 5,000 10,000 रुपये पेंशन है, और वो करोड़ लाखों रुपए उनके 30 से 40 आप ये कह रहे हैं कि इरेगुलरिटीज जो भी इरेगुलरिटीज हैं उसको एड्रेस किया जाए। अब मैं आता हूं उस धड़े की ओर। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि अब सेंटर बजट लाए या स्टेट बजट लाए, अमूमन हमने देखा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में निराशा रहती है, जबकि मिडिल क्लास फैमिलीज को खुश करना बेहद आसान है, बेहद आसान होता है। बहुत ही मासूम कौम है ये मिडिल क्लास फैमिली। आप टैक्स स्लैब में बदलाव कर दें और थोड़ी सी छूट दे दें और मिडिल क्लास फैमिलीज खुश हो जाती हैं। ये डिमांड्स हैं और इस तरह के संकेत भी हैं, लेकिन क्या सरकार ये कदम उठाएगी? सीए सतीश गुप्ता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एनपीएस अभी अभी तो लेकर आए हैं, क्या इतना जल्दी हम उसमें टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव देख लेंगे? सर, एनपीएस का नहीं, लेकिन पब्लिक की डिमांड पर जो मेरा मानना है कि इस समय सरकार के पास में 18 लाख से 20 लाख करोड़ रुपया इनकम टैक्स का आ रहा है और 18 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का आ रहा है। तो सरकार टैक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन में है। और सरकार ने कहा था जब 9 साल पहले मोदी जी की सरकार आई थी कि जब हमारे पास अच्छा टैक्स आएगा तो हम निश्चित रूप से दर बढ़ाएंगे, एग्जम्पशन रेट बढ़ाएंगे और दरों को कम करेंगे, सुसंगत करेंगे। तो उस हिसाब से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंटरिम बजट में हो सकता है ये कितना ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, क्या इनकी इच्छा है, परंतु जो पूर्ण बजट आएगा चुनाव के बाद में, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि ये 5 लाख से बढ़ कर के ऊपर जानी चाहिए और टैक्स रेट्स में बदलाव की पूरी उम्मीद है। दूसरा जो, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी कुछ विसंगतियां हैं जो कि व्यापार को, इंडस्ट्री को परेशान कर रही है। अगर इस बजट के माध्यम से हम कुछ ऐसे कानून लाएं तो निश्चित रूप से व्यापार को, उद्योग को सहूलियत होगी। मेरा मानना है कि एक धारा आई है 43BH, उसने वो लाई गई थी इस पर्पज़ से कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को भुगतान माल बेचने का समय पर मिले। ज़्यादा क्लेरिफिकेशंस की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें व्यापारी को आ रही हैं कि आज 45 दिन में पेमेंट नहीं कर पाने के कारण बायर कह रहे हैं कि हम आपसे माल ही नहीं खरीदेंगे। अगर आपने अपना एमएसएमई का स्टेटस नहीं छोड़ा तो हम आपसे माल खरीदना बंद कर देंगे। तो किसी भी हाथ से व्यावहारिक नहीं है। तो सरकार को इसमें क्लेरिफिकेशन लाना चाहिए कि अगर क्रेता और विक्रेता के बीच में एग्रीमेंट है तो ज़्यादा दिनों में भी पेमेंट करता है, उसको अलाउ किया जाना चाहिए। कुछ विसंगतियां हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन होगा, एमएसएमई रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ट्रेडर पे एप्लीकेबल है या नहीं है, उन सबको दूर किया जाना चाहिए। इसी तरह से सीआईटी अपील के यहाँ अपीलें बहुत सारी पेंडिंग से, पिछले सालों में डिस्पोजल की रेट बहुत कम हो रही है। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कानून नहीं है कि सीआईटी अपील को भी एक कानून बनाना जाना चाहिए कि वो भी एक निश्चित सीमा में, अपील पेश करने के निश्चित सीमा में डिस्पोजल मस्ट किया जाना चाहिए, ताकि व्यापारी का, उद्योग का, उसका जो भी डिस्प्यूट है वो आगे बढ़े और या तो उसको रिलीफ मिले या वो आगे जा करके अपना रिलीफ मांगे या फाइनल डिमांड डिस्पोजल सरकार को रेवेन्यू मिले। इसी तरह जीएसटी में भी कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं, शुरू जीएसटी जब से आया तब से हमारी डिमांड है, व्यापार की डिमांड है कि रिवीजन फैसिलिटी हमारे को दी जाए, वो नहीं दी जा रही है। लेकिन जीएसटी भी सेल्फ करेक्शन मोड में भी है, बहुत से संशोधन हुए हैं, आगे भी होंगे। नहीं हुए, शुरू से डिमांड है, सिंस बिगिनिंग ऑफ द जीएसटी सर, ये डिमांड है कि हमें जो हमने गलती, कोई बोनाफाइड मिस्टेक को सुधार करने की आवश्यकता हर जगह, हर कानून में ये नियम है, इनकम टैक्स में भी और कानूनों में भी है। जीएसटी एक्ट में ये नियम नहीं है, तो ये नियम दिया जाए। एक कुछ नए व्यापारी ने शुरू के 2-3 सालों में काफ़ी गलतियां, भूल से हुई बोनाफाइड मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए एक विस्तृत एमनेस्टी लाई जाए, जिसमें कि वो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भूल से नहीं ले पाए, रिटर्न लेट, बायर ने, सेलर ने रिटर्न लेट भरी, उसके कारण वो ठीक हो सके। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से आपके माध्यम से कि सरकार जो व्यापार उद्योग को समस्याएँ आ रही हैं उनको दूर करे, जिससे कि जो ये राम राज्य की जो कल्पना आप बता रहे हैं, राम राज्य, हम सब सियाराम, जय सियाराम के साथ मैं भी कहना चाहूँगा, तो राम राज्य की जो कल्पना आज है वो तभी पूरी होगी जब
कि जो आम जन है वो निश्चिंत होकर सोएगा, कंफर्ट सोएगा, उसको टेंशन नहीं रहेगा। सरकार का कर जरूर जाना चाहिए, कर नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। और कर निश्चित आज आप देखिए 18 लाख जो 1984 में जब हमारे आयकर अधिनियम में ऑडिट का प्रोविजन आया था तो पूरे देश का इनकम टैक्स कलेक्शन 4000 करोड़ रुपया था केवल। आज हम 18 लाख से 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। तो ये सरकार जब शो मोटर टैक्स आने लग जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी की वास्तव में राम राज्य की परिकल्पना हम राम जी के मंदिर के साथ में करें, और एक हमारा जो आम जन है और व्यापारी है, उद्योगपति है, वो चैन की नींद सोए, और हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको भी अवसर मिले अच्छे काम करने के। जब सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल उठते हैं और जिस तरह से स्टेट्स में या सेंटर्स में जिस तरह से सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, उसे लेकर लगता है कि शायद सेंटर इस दिशा में ध्यान दे कि प्राइवेट सेक्टर्स में कम से कम नौकरियां बढ़ाने की कोशिश हो, खासकर एंटरप्रेन्योर, ये एक जो शब्द आजकल चल निकला है। और आप देखेंगे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ हैं भी, और भी सरकार चाहती है कि नए लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। तो ऐसे में एक पॉलिसी ओवरऑल जो चाहिए, या हम ये कहें कि फिलहाल जो पॉलिसीज हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है, उस दिशा में शायद इंटरिम बजट में कोई कदम इसलिए उठ सकता है कि अगर बीजेपी सरकार रिपीट होती है सेंटर में 2024 के चुनावों में, तो अगले बजट में उसे मूर्त रूप देकर बड़े स्तर पर कुछ किया जा सके। क्या एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ हो सकता है इंटरिम बजट में? बिल्कुल हो सकता है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि एक गवर्नमेंट की जो अभी एक लिमिटेशंस है कि इनकम टैक्स की 5 लाख तक के एग्जम्पशंस हैं, जीएसटी में 20 लाख और 40 लाख का एग्जम्पशंस है। एक 40 लाख रुपए का समोसा कचौरी वाले का भी बिजनेस होता है। जब मोदी साहब ये नए जनरेशन के लिए कहते हैं कि आप बिजनेस करो और करो, कि जब बिजनेस करने जाता है आज 1-2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए तक की एग्जम्पशन तो होनी चाहिए, जो कि एक छोटे से बिजनेस की प्री रिक्विजिट है कि आप उसके ऊपर जीएसटी, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोर देन 10 रजिस्ट्रेशंस गवर्नमेंट के करने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहिए होते हैं। जबकि एक छोटा सा बिजनेस यानी ठेला लगाने वाला, चाहे फ्रूट का हो, चाहे कोई भी वेजिटेबल्स का हो, चाहे अपने स्नैक्स वगैरह का हो, उनका टर्नओवर आज 50 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है। तो मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि जितना आप इम्पोजिशन करेंगे, जितना लोगों को बांधने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा करप्शन और उतना ज़्यादा ब्लैक काम होगा। आज 18% 28% की जीएसटी के रेट्स आप यदि कैलकुलेट करें अपनी टोटल इनकम को, कि भाई हम हमारी इनकम 100 रुपये कमाते हैं और उसके ऊपर कितने टैक्स दे रहे हैं, 28% जीएसटी गाड़ी खरीदने पे दे रहे हैं, पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं, खाने के सामान पे टैक्स दे रहे हैं, मोर देन आपका 80% तो टैक्स में चला जाता है। और जो आप बात कर रहे हो कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आप जब तक उसको बच्चे को बाहर छोड़ोगे नहीं खेलने के लिए, कूदने के लिए, तो वो कैसे करेगा? आज जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्टअप होता है और होता है, उसको 50 रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। आप दूसरी कंट्री में जाओ तो वहाँ 5 करोड़ से नीचे के बिजनेस की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है सच। तो ये सबसे बड़ा एक बैकलॉग है कि आदमी सिंगल विंडो से करेक्ट हो सकता है। सिंगल विंडो नहीं, उसको एग्जम्पशन लिमिट आप 5 करोड़ तक की, इनकम टैक्स में 10 लाख से क्या होता है? 10 लाख रुपए आप यदि कैलकुलेट करेंगे, 50,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये महीना हर एक आम आदमी की रिक्वायरमेंट है। क्या गवर्नमेंट ने जो बेसिक रेमुनरेशन कर रखा है, बेसिक सैलरी या बेसिक डेली वेजेस का जो कर रखा है, क्या उसमें कोई जीवन यापन कर सकता है? तो ये सारी जो पुरानी एक लिमिट्स बनी हुई हैं, उनको रीथॉट और रीकैलकुलेट करने की ज़रूरत है। आज गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है 800 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इनकम टैक्स में। क्या 800 रुपये से पर डे, पर मंथ में आदमी अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है? यदि रेलवे से भी जाएगा तो भी वो 800 रुपये में नहीं कर सकता। तो मेरा ये सबमिशन है कि गवर्नमेंट को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स को काफ़ी हाई रखना चाहिए, ताकि ये ब्लैक का जो व्यापार होता है कि जीएसटी बिना रजिस्ट्रेशन के आदमी इनकम टैक्स का है, कम से कम उसको बेसिक लिमिट 5 करोड़ 50 लाख तक की होनी चाहिए। मैं देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उम्मीदें तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। इंटरिम बजट में इसमें से कितनी को एड्रेस किया जा सकता है, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे कम से कम ये तो अंदाज़ा लग जाता है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी ओर सभी लोग निगाहें टिका कर रखे हैं। अब माना ऐसा जा रहा है कि 2024 में एनडीए के चांसेस ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं, कुछ हालिया घटनाक्रमों की वजह से भी। ऐसे में हो सकता है कि मोदी सरकार को ही पूर्णकालिक बजट पेश करने का मौका भी मिले, और अगर मिलता है तो इंटरिम बजट प्लस वो मिलाकर इन सभी मांगों को एनकलकेट किया जा सकता है।
लगता है शामिल किया जा सकता है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सिर्फ इंटरिम बजट है, ये सोचकर ना नकारें, इस बजट को जरूर देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर रामराज आने वाला होगा तो उसके संकेत इस इंटरिम बजट में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।